ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल, एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। बलूचिस्तान संकट से सहमा पाकिस्तान। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। उस प्रांत की बात हो रही है। वो आजादी की मांग करता रहा है और अभी भी कर रहा है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। तो उसी के संदर्भ में यह आर्टिकल लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने 28 अगस्त को अदालत में कहा कि पाकिस्तान युद्ध सरीकी स्थिति में है और हर कोई बलूचिस्तान के हालात देख सकता है। और अदालत ने यह टिप्पणी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की एक याचिका की सुनवाई के दौरान की थी। पीटीआई ने याचिका रैली की अनुमति के में अवरोध अटका रहे इस्लामाबाद प्रशासन के खिलाफ लगाई थी। फारूक की टिप्पणी यही दर्शाती है कि पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों, विशेषकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए लिख के हमलों से थर्राया हुआ है। कुछ दिन पहले ही ऐसे एक हमले में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई और जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। पाकिस्तान में हिंसक टकराव को लेकर नेताओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बयानबाजी बहुत आम है, लेकिन न्यायाधीशों की ओर से तब तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता जब तक कि कोई सुनवाई ऐसे मामलों से जुड़ी हुई ना हो। ऐसे में फारूक की टिप्पणी वहां उपजी निराशा को ही दर्शाती है। राजनीतिक बिरादरी भले ही आतंकवाद को मिटाने के दावे वादे करती रहे, लेकिन उससे आम धारणा पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान यह दावा करता है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा विभाजन का अधूरा एजेंडा है और यह सरासर झूठ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश भारतीय संघ के अभिन्न अंग हैं। देखिए, इसकी बात हो रही है। पहले आप देखते हैं कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि इस मामले में पाकिस्तान सच्चाई पर पर्दा डालता आया है। सच यही है कि बलूचिस्तान का मुद्दा ही विभाजन का अधूरा अध्याय है और जिसकी तार्किक परिणति नहीं हो पाई। इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, तब यहाँ 560 रियासतें थी। अधिनियम ने ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में विभाजित किया। उक्त 560 रियासतों को भी तकनीकी रूप से उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया और कानूनी स्थिति तो यही कहती थी कि हालांकि राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपनी स्थिति के अनुरूप इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ विलय की सलाह भी दी और इस सिलसिले में ये रियासतें भारत और पाकिस्तान का हिस्सा बनती गईं। और इस कड़ी में आज के बलूचिस्तान को देखें तो तब वह स्टेट ऑफ कलात यानी कि कलात रियासत हुआ करता था। कलात का यह दृष्टिकोण था कि अंग्रेजों के साथ उसके संबंध भारतीय रियासतों तंत्र के अंतर्गत नहीं थे, इसलिए उसका मामला अन्य रियासतों से अलग था और इस लिहाज से ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद रियासतों कि भारत या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ाव वाली कसौटी उस पर लागू नहीं होती थी। वास्तव में विभाजन से काफी पहले ही उसने इस मामले में ब्रिटिश अदालत में अपना पक्ष रखा था कि उसकी प्रकृति एवं स्वरूप अन्य रियासतों से अलग है और उसकी पैरवी करने वाले वकील कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान बनने के बाद भी कलात इसी रूप पर अडिग रहा। वह एक स्वतंत्र देश है और यहाँ तक कि 1947 तक कराची में उसका दूतावास भी रहा और उस समय कराची ही पाकिस्तान की राजधानी थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी अगस्त 1947 की शुरुआत में कलात से वादा किया था कि वह स्वतंत्र बना रह सकता है। हालांकि पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग और जिन्ना अपने वादे से पलट गए और कलात को अपने साथ जोड़ने के लिए बल प्रयोग से नहीं हिचके और परिणाम स्वरूप कलात के नवाब को 1948 में पाकिस्तान के साथ विलय करना पड़ा। इस प्रकार बलूचिस्तान पाकिस्तानी प्रांत बना, लेकिन नवाब के छोटे भाई को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था कि कलात का वजूद खत्म हो जाए और बलूच लोग पाकिस्तान में पंजाबियों के गुलाम बन जाएं। यही भावना बलूच राष्ट्रवाद का मूल आधार है जो 1948 से ही विद्रोह की चिंगारी बनी हुई है और पाकिस्तानी सेना ने हमेशा इन भावनाओं का पूरी निर्ममता से दमन किया। बीते 7 दशकों के दौरान बलूची समाज में काफी बदलाव हुआ। अतीत में उस पर कबीलाई सरदारों का नियंत्रण होता था। कबीलाई पहचान अभी भी अहम है, लेकिन अब बलूचों का एक पेशेवर वर्ग भी उभरा है। पंजाबियों के वर्चस्व वाले पाकिस्तान के खिलाफ अपने
विद्रोहों को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के नए तौर तरीके खोजे हैं। 2006 में बुगती कबीले की सरदार नवाब अकबर खान बुगती की हत्या के बाद से बलूच लोग पाकिस्तानी सेना के प्रति बहुत आक्रोशित हैं और बुगती पाकिस्तानी राज्य प्रतिष्ठान में भी अहम भूमिकाओं में रहे हैं और लेकिन उनकी उनकी व्यापक पहचान बलूच विद्रोह के प्रतीक पुरुष के रूप में रही है और उनकी हत्या के बाद बलूच विद्रोह की आग इतनी तेजी से भड़की कि उस पर पाकिस्तानी सेना नाना प्रकार के प्रयासों के बावजूद काबू नहीं कर पाई। वह संदिग्धों को पकड़कर उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर देती है तो बाद में गायब हो जाते हैं। बलूचिस्तान से जुड़े कुछ पहलुओं से परिचित होना आवश्यक है। पाकिस्तानी सरकार खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ तक कि सिंध और पंजाब के लोगों को भी वहाँ सुनियोजित रूप से बसा रही है। परिणाम स्वरूप बलूच लोग अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। खनिज संसाधनों और प्राकृतिक गैस से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है क्योंकि यहाँ से मिलने वाले राजस्व को कहीं और खर्च किया जाता है। बलूचिस्तान अहम तट रेखा वाला राज्य है जहाँ आप देखिए ग्वादर बंदरगाह स्थित है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के अंतर्गत इस बंदरगाह को विकसित किया है और आप देखिए बलूच लोगों को लगता है कि सीपैक से उनके अलावा बाहरी लोगों का ही भला होना है। इससे उपजे आक्रोश के चलते बलूच विद्रोहियों ने वहां आवाजाही करने वाले पंजाबियों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना मानवाधिकारों को ताक पर रखते हुए बलूचियों का सफाया करने में लगेगी और इस मुहिम में सरकार को अन्य प्रांतों के लोगों का समर्थन भी मिलेगा। लेकिन बलूच राष्ट्रवाद की लौ इससे बोझ नहीं पाएगी क्योंकि अधिकांश बलूच खुद को पाकिस्तानी मानते ही नहीं। लेखक विदेश मामलों में सचिव रहे हैं, इनका नाम है विवेक काटजू। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। भानुमति का कुनबा बनती भाजपा। आखिर भाजपा अपनों पर भरोसा करने के बजाय राज्य दर राज्य गैरों पर दाव क्यों लगा रही है। और एक समय आप देखते हैं मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। लोग कहते हैं ना, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई पूरी। आप देखिए कि ये तो आप लोगों को भी देखने को मिलता है। आंकड़े अगर आप लोग ईमानदारी से उठा के देखें, अजीत पवार आप देखिए तब तक वो विपक्ष में थे, तब तक बड़े भ्रष्टाचारी थे। हेमंत बिस्वा शर्मा देख लीजिए, ज्योति आदित्य सिंधिया को देख लीजिए, इस तरह के अनेकों नाम आपको, एकनाथ शिंदे देख लीजिए, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बाद में धुल जाते हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। संतुलन और स्थिरता। संतुलन स्थिरता जीवन की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं। संतुलन का अर्थ है कि एक उचित सामंजस्य बनाए रखना। शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानसिक संतुलन का अर्थ है कि अपने विचारों और भावनाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना कि वे हमें या दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है और तनाव को कम करता है। नियमित ध्यान और योग अभ्यास में हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। और आप देखिए अरस्तु ने कहा कि विचार और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना ही सद्गुण है। चरित्र का सच्चा विकास तभी संभव है जब हम संतुलन और मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं। और स्थिरता की भी अपनी महत्ता है, चाहे वह निजी जीवन में हो या फिर समाज में। दीर्घकालिक विकास के लिए स्थिरता बहुत आवश्यक है। यह एक स्थिर जीवन वह है जिसमें बदलाव और अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं। स्थिरता समाज में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि यह शांति और प्रगति को सुनिश्चित करती है। एक स्थिर समाज वह है जिसमें लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानते हैं। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन एवं स्थिरता बनाए रखना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें और सकारात्मक जीवन जी सकें। यह केवल आत्म अनुशासन, संयम और धैर्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और इनका पालन करने से हम एक बेहतर, सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का पालन करना चाहिए। आत्मा की शांति और आंतरिक संतुलन ही सच्चे सुख का आधार है। क्या है? सच्चे सुख का आधार है। अच्छा, दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए भाजपा का अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान, तो उसी की बातें हो रही हैं। और आपको बता दूं कि ये आप देखेंगे एक आंकड़े के अनुसार 2019 तक लगभग 18 करोड़ लोग भाजपा के सदस्य बन चुके थे। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। एटीएम चोर पर जोर नहीं,
झारखंड में चोरों का एक नया गिरोह फल फूल रहा है। यह गिरोह गैस कटर के माध्यम से एटीएम से पैसे उड़ाने में सफल हो रहा है। ये चोर ऐसे वक्त में एटीएम में प्रवेश करते हैं जब सुरक्षा के लिए कोई मौजूद नहीं होता है। आसानी से अपना काम करके चले जाते हैं। एक गैस कटर लेकर आने वाले चोर आप देखेंगे कि थैलों में पैसा भरकर निकल लेते हैं। बैंकों ने भी एटीएम में पैसा रखने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को जिम्मा देकर अपनी जिम्मेदारियों से तौबा कर लिया है। ऐसे में एटीएम में चोरी की वारदात होने पर प्राथमिकी दर्ज होकर ही रह जाती है। सभी एटीएम में गार्ड का प्रबंधन नहीं किया जा रहा है और जिन एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड वहां भी रात के वक्त कोई नहीं रहता। और आप देखते हैं कि ऐसे में चोरों को आसानी हो जाती है। और बड़ी बात यह है कि इन चोरों के पीछे कोई जांच एजेंसी गंभीरता से लगती नहीं है, जिससे उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज कर बैठ जाती है। ऐसे में इन चोरों का मनोबल भी बढ़ रहा है और हाल के दिनों में चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला आदि जिलों में चोरों ने गैस कटर का प्रयोग करते हुए एटीएम को काटकर लाखों रुपए लेकर उड़ गए। पिछले एक महीने में राज्य में हुए मामलों को देखें तो 1 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी हो चुकी है। ऐसे मामलों में बैंक महज प्राथमिकी जैसी खानापूर्ति करके बैठ जाते हैं और बैंकों की ओर से ऊपरी अधिकारियों तक पत्राचार होता तो है, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। और बैंकों के अधिकारी अगर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मामले में पहल करें तो निश्चित तौर पर एटीएम चोरों पर लगाम लग सकती है। आधी आबादी को आजादी का इंतजार। पिछले दिनों आई जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कली खोल दी। और रिपोर्ट में बताया गया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री मालीवुड पर्दे के पीछे अभिनेत्रियों, महिलाओं, सदस्यों का किस कदर मानसिक और शारीरिक शोषण करती हैं। कई अभिनेत्रियों ने दिग्गज अभिनेताओं और फिल्मकारों पर यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को मी टू 2.0 भी कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री के साथ चलती कार में यौन शोषण की घटना सामने आई थी और इसकी जांच के लिए हेमा कमेटी का गठन किया गया था। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट 296 पन्नों की है, जिसमें कम से कम 80 महिलाओं की शिकायत रिकॉर्ड की गई है। केरल की गिनती देश के सबसे शिक्षित राज्यों में होती है, लेकिन वहां का समाज, खासतौर पर फिल्मों में काम करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों की मानसिकता आज भी आप देखिए नहीं बदली। वे महिलाओं को दोयम दर्जे और केवल उपभोग की वस्तुएं समझते हैं। वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा तक कोई भी इंडस्ट्री महिलाओं के साथ अत्याचार करने में पीछे नहीं रही है। यहाँ अक्सर महिलाओं से छेड़छाड़ और कास्टिंग काउच की खबरें आमतौर पर सुनाई देती रहती हैं। यह बात सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं है, हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं घृणित मानसिकता वाले पुरुषों की दृष्टि महिलाओं पर रहती है। यही कारण है कि आजादी के कई दशकों बाद भी आधी आबादी आजादी मिलने का इंतजार कर रही है। यह सच है कि जहां कुंठित प्रवृत्ति वाले पुरुष किसी निर्णायक ओहदे पर होते हैं तो वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, फिर चाहे वह फिल्मी दुनिया हो या फिर अन्य क्षेत्र। खैर, यह गर्व करने वाली बात है कि अब देश की महिलाएं अपने साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खुलकर बोलने लगी है। अब वह जमाना चला गया जब महिलाओं को बदनामी का डर दिखाकर उन्हें चुप करा दिया जाता था। धीरे धीरे सही, लेकिन उनकी समझ में आने लगा कि इज्जत, आबरू और असमत जैसे जुमले पुरुष वर्चस्ववादियों द्वारा गढ़े गए ताकि इनके नाम पर उन्हें चुप करा दिया जाए। वे समझने लगी हैं कि उनकी इज्जत, उनकी प्रतिभा, उनकी कर्तव्य निष्ठा में निवास करती है, शरीर के किसी अंग विशेष में नहीं। यह जागरूकता जिस अनुपात में बढ़ती जाएगी, महिलाएं उतनी ही मुखर होंगी और इससे महिलाओं के साथ गलत काम करने वालों के मन में डर पैदा होगा और साथ ही चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन्हें लोग अपना आदर्श मानकर पूछते हैं। महिलाओं की स्थिति पर आप लोग लिख रहे हैं कुछ, तो इस तरह की रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया करिएगा वहां आंसर राइटिंग में, निबंध में। या आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। बेलगाम सूचनाओं से बढ़ती समस्याएं, ये आर्टिकल भी अच्छा लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। पिछले दिनों मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोको की फ्रांस में गिरफ्तारी हुई। उनको टेलीग्राम पर हो रही आपराधिक गतिविधियां रोकने में नाकाम रहने पर गिरफ्तार किया गया। भारत में भी शेयरों की सट्टेबाजी, उगाही और यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने में टेलीग्राम के इस्तेमाल का आरोप है। इसके कारण टेलीग्राम पर भारत में पाबंदी लगाने की उठ रही है मांग। और ताजा घटनाक्रम मादक पदार्थों की तस्करी, बाल यौन सामग्री के प्रसार और आर्थिक धोखाधड़ी में टेलीग्राम की संलिप्तता से जुड़ा है। और फ्रांस में टेलीग्राम पर आरोप लगा कि इन सारे मामलों में टेलीग्राम की भूमिका की जांच पर इसके अधिकारियों ने कोई सहयोग नहीं किया और इस ऐप के संचालकों ने
अवांछित गतिविधियों की निगरानी करने और उन पर नियंत्रण पाने का कोई प्रयास नहीं किया, और इससे तमाम किस्म के अपराधों में टेलीग्राम के इस्तेमाल की दर बढ़ी है। इसका फायदा टेलीग्राम को हुआ है, लेकिन सरकारों पर इसके जरिए होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा पाने के कारण काफी दबाव बढ़ा है। हालांकि टेलीग्राम के संचालकों ने अपना बचाव कर यह कहकर किया कि उन्होंने इस संबंध में उद्योग जगत के मानदंडों का पालन किया है। आपराधिक गतिविधियों की निगरानी और उनकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास भी किए गए हैं। और भारत में टिकटॉक पर भले ही पाबंदी है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे अनगिनत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का लाखों लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। देश में सूचनाओं के आदान प्रदान में इससे काफी तेजी आई है, लेकिन तकनीक के दो तरफा पहलुओं की तरह इन पर तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। जैसे इन्हें अफवाह फैलाने, फर्जी खबरों, फेक न्यूज के प्रसार, लोगों को प्रताड़ित करने, ट्रोलिंग और यौन दुर्व्यवहार आदि आपराधिक किस्म की गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार माना गया, और इनके कई सामाजिक द्वेष भी गिनाए गए हैं। जैसे इन पर लोग अपनी झूठी या तड़क फड़क वाली जिंदगी दूसरों से साझा करते हैं। इंस्टाग्राम आदि पर फोटो वीडियो के गलत इस्तेमाल से भी कई सामाजिक एवं मानसिक समस्याएं पैदा होने की बातें कही जाती हैं। हालांकि सरकारें समय समय पर इन प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने का प्रयास करती रहती हैं। इनके संचालन से जुड़े नियम कानूनों में वक्त की जरूरत के मुताबिक तब्दीलियां भी लाई जाती रही हैं। लेकिन तकनीक के विस्तार और मोबाइल इंटरनेट के तेज फैलाव के साथ हमारे देश में इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म कई समस्याओं के भाग भी बन गए। अश्लीलता के मामले में देख लीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम। भारत में भी टेलीग्राम कई मसलों को लेकर विवाद में रहा है। कुछ ही समय पहले यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी में टेलीग्राम की भूमिका चर्चा में आई थी। पेपर लीक का घटनाक्रम सामने आने पर आरोप लगाया गया था कि यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र डार्क नेट पर उपलब्ध थे, जिन्हें टेलीग्राम के जरिए विभिन्न लोगों तक पहुंचाया गया। सरकार की ओर से यह बयान आया था कि टेलीग्राम का जो चरित्र है उसकी उच्च स्तरीय जांच किए बगैर यह पता लगाना चुनौतीपूर्ण है कि किसने प्रश्न पत्र पर उस पर पहुंचाए थे और उनका प्रसार दूसरे लोगों तक कैसे हुआ था। पेपर लीक का मामला आने से पहले इसी वर्ष अप्रैल में टेलीग्राम के जरिए शेयरों में भी की जाने वाली सट्टेबाजी को लेकर भी शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने सवाल उठाए थे। और आप देखेंगे सेबी ने कहा था कि टेलीग्राम के जरिए कुछ लोग शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने या घटाने के खेल में शामिल हैं, और इसमें आम और छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। टेलीग्राम पर ऐसा संदेह अचानक नहीं हुआ, बल्कि इससे संबंधित एक शिकायत सेबी को 2021 में मिली थी। सेबी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जब सेफ बुल्स नामक एक चैनल के खिलाफ जांच की तो पता चला कि वह चैनल चुनिंदा शेयरों की खरीद की सलाह देता था। जब ऐसे शेयरों में आम निवेशकों के शामिल होने पर तेजी आ जाती थी, तो वह चैनल कुछ खास लोगों को तुरंत शेयर बेचकर निकलने की सलाह देता था, और इससे आम निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा था। सेबी ने जांच के आधार पर मामले को पंप एंड डंप घोटाले की संज्ञा दी थी। ऐसे में संभव है कि देश में टेलीग्राम के जरिए कुछ अन्य अवैध धंधे चल रहे हो, लिहाजा सरकार को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। और देखिए, सेबी की अगर हम बात करें तो किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर मैसेजिंग ऐप विवादों में लिपटे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म अफवाहों को गढ़ने और उनके प्रसार में मददगार रहे हैं। आर्थिक धोखाधड़ी और हर किस्म के उत्पीड़न में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2019 में एक घटनाक्रम के तहत मद्रास हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं के जरिए फेसबुक खातों को आधार से जोड़ने की मांग की गई थी। तब दावा किया गया था कि इंटरनेट मीडिया के खातों को आधार से जोड़ने पर लोग उन पर झूठ, अफवाह और अनर्गल बातों के प्रचार प्रसार से वा जाएंगे, और यदि कोई ऐसा करेगा भी तो आसानी से उसकी धरपकड़ हो सकेगी। ऐसी कुछ याचिकाएं मध्य प्रदेश और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई थी। तब इंटरनेट मीडिया पर अंकुश लगाने के ऐसे सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किए गए थे। खुद सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरनेट मीडिया के विचलन की चिंता रही है। एक बार इंटरनेट मीडिया के खतरे का संदर्भ सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा था कि वह खुद सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन को छोड़कर साधारण फीचर यानी बेसिक फोन का इस्तेमाल शुरू कर दें। और इसी तरह एक अन्य मामले में विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर ट्रोलिंग, दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास, चरित्र हनन, झूठ एवं फर्जी खबरें फैलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई थी। उसने ऐसा करने वालों की पहचान करने की तकनीक विकसित करने पर जोर दिया था।
और एक तरफ हम इंटरनेट मीडिया के वाजिब उपयोग नजर आते हैं, तो दूसरी ओर तरफ यह भी दिखाई पड़ता है कि कुछ असामाजिक तत्व इनका गलत इस्तेमाल यानी कि दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसी तरह इसके भी आपको देखने को मिलेंगे। अब फोन का भी तो इस्तेमाल है, बहुत सारे लोग नहीं कह पाते हैं इस्तेमाल, दुरुपयोग में करने लगते हैं। सार्थक उपयोग और बेजा इस्तेमाल, ये दो छोर ही इंटरनेट मीडिया के नियंत्रण की सरकारी व्यवस्थाओं की मांग उठाते हैं और यह दुविधा पैदा करते हैं कि कहीं ऐसा नियंत्रण अभिव्यक्ति की आजादी के हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करने लग जाए तथा ये माध्यम सिर्फ सरकारी भोंपू बनकर न रह जाए। असल में हमारा लोकतंत्र इस समय जिस मुकाम पर है वहां सख्त सरकारी नियंत्रण वाली इस व्यवस्था का पक्ष नहीं लिया जा सकता है जो आम नागरिकों के हितों को और संवैधानिक शक्तियों का हनन करती है। ऐसे में उन रास्तों की खोज जरूरी है जिन्हें लेकर दोनों ही पक्षों की कोई आपत्ति ना हो। ऐसा एक रास्ता यह है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां खुद ही इससे संबंधित इंतजाम करें और जनता को जागरूक करें। यदि लोग भूलें ना हो तो उन्हें याद होगा कि फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने पिछले साल यह व्यवस्था बनाई कि भारत में इसके उपयोगकर्ता यूजर्स किसी संदेश, फोटो या वीडियो को एक बार में अधिकतम 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। 5 लोगों को भेजे जाने वाले उस संदेश से फॉरवर्ड का विकल्प हट जाएगा। अफवाह आदि रोकने के मामले में इसी किस्म के कुछ और तकनीकी इंतजाम किए जा सकते हैं। अब आप देखिए टेलीग्राम को ले लीजिए, टेलीग्राम की यहाँ बात हो रही है, हम लोग उपयोग करते हैं इसका, आप लोग भी जानते हैं कि क्या रहता है। हम लोग पीडीएफ के रूप में कोई वीडियो भेजना है, कुछ करना है, कोई जानकारी देना है तो आप लोगों को दे देते हैं ना। अब इसका लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए। ये रिलीज हुआ था 14 अगस्त 2003 में, याद रखिएगा, 2013 में, माफ करिए 2013 में आया था ये। इंटरनेट मीडिया के नियमन की चुनौती। ऐसे विचार जो इंटरनेट के माध्यम से समाज की समरसता को भंग करें, परस्पर द्वेष पैदा करें, अश्लीलता को बढ़ावा दें, धोखाधड़ी, गबन या किसी की निजता का उल्लंघन करते हों, कानून की नजर में अपराध हैं। इसलिए इंटरनेट मीडिया कंपनियां दबाव पड़ने पर जागरूकता के कुछ अभियान भी चलाती हैं। और लेकिन इन उपायों के बावजूद अफवाह, फेक न्यूज के प्रसार, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, आर्थिक धोखाधड़ी जैसी कई समस्याओं का अंत नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ एक सवाल यह भी है कि सरकार इस मामले में वैसी व्यवस्था बना सकती है कि वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया की निगरानी के उद्देश्य से इंटरनेट मीडिया हब बनाने का फैसला किया था और इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में सजा देने की बात कही थी। और यहाँ आप देखते हैं कि कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के लिखे कमेंट या फिर कंटेंट से अन्य शख्स को ठेस पहुंचेगी, दंगा, अफवाह या फिर आप देखते हैं कि प्रतिकूल हालात पैदा होने की आशंका होगी तो फिर उस कमेंट या कंटेंट लिखने वाले को अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है। ऐसी ऑनलाइन सामग्री शेयर, फॉरवर्ड या फिर रीपोस्ट करने वालों को भी यही सजा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने अलग से कानून बनाने के बजाय तत्कालीन भारतीय दंड संहिता आईपीसी और आईटी एक्ट 2000 की धारा में ही बदलाव का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव था कि ऑनलाइन हेट या अफवाह फैलाने वाले कंटेंट पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हर राज्य में आईजी स्तर का एक अधिकारी साइबर पुलिस की टीम का मुखिया हो। लेकिन इस प्रस्ताव पर सवाल उठा और पूछा गया कि इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दे चुका है तो उन्हीं प्रावधानों को नया जामा पहना कर दोबारा सामने क्यों लाया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी तब टिप्पणी की थी कि ऐसी व्यवस्था देश में निगरानी राज बनाने जैसी होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और लोगों की प्रतिक्रिया के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया हब बनाने के प्रस्ताव वाली अधिसूचना वापस ले ली थी और कहा था कि सरकार अपनी इंटरनेट मीडिया नीति की गहन समीक्षा करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, आपकी राय भी मायने रखती है। आरजी कर कांड और जन आक्रोश। आप देखते हैं कि जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है ना, उसी की बातें हो रही है। हम लोग बहुत सारे इस पर आर्टिकल देख चुके हैं इस घटना पर और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और नेताओं को भी मुझे लगता है कि एक सरकारों को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी, सबको, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मुझे लगता है कि एक अच्छा कानून, अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए और तत्पर रहना चाहिए। एक आप देखते हैं कि न्यायपालिका को भी सक्रिय रहना चाहिए कि बहुत जल्दी इस तरह के मामलों पर सुनवाई हो और सजा मिले, क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। हमारे विकसित भारत बनने की बात करते हैं ना, विश्व गुरु होने की बात करते हैं ना, एक वो धब्बा लगा रहेगा उस पर कि आधी आबादी महिलाओं की है लगभग, और महिलाओं को अगर उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ इस तरह की दरिंदगी हो रही है, कहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हम विकसित भारत बन गए, हम महागुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए। सहेज लें बारिश के पानी को। ये आप देखिए बरसात का मौसम है तो इस समय देश के कई हिस्से अधिक बारिश और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं और आप देखिए बारिश खत्म होने के बाद पानी के लिए जूझने लगते हैं।
हालांकि देश के अनेक हिस्सों में अभी भी अच्छी बारिश नहीं हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही हम है कि हम मानसून के दौरान बारिश के पानी को बचाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। जो पानी गिरता है वो बहकर चला जाता है, हम उन्हें रोकने की, उसे रोक कर रखने के प्रयास भी नहीं करते हैं, और इसलिए बारिश में बड़ी मात्रा में जल बेकार बह जाता है। हम जल संरक्षण के माध्यम से बारिश के पानी को बचाकर उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इससे एक तरफ जल संकट कम होता है तो दूसरी तरफ हम जल को बेकार बह देने के पाप से भी बच जाएंगे। इस दौर में जब कि जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, हम जागरूक रहकर काफी मात्रा में पानी बचा सकते हैं। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जल रिपोर्ट में जल संकट को लेकर चिंता व्यक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कृषि की बढ़ती जरूरतों, खाद्यान्न उत्पादन, ऊर्जा उपभोग, प्रदूषण और जल प्रबंधन की कमजोरियों की वजह से स्वच्छ जल पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कई देश गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यानी यदि पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो यह समस्या विकराल रूप ले सकती है। हमारे देश में भी विज्ञानियों ने घोषणा की कि भूजल स्तर घटने के कारण जल्द ही देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। यह चिंता वाजिब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु समेत देश के अनेक भागों में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज जल संकट को लेकर चिंता तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन इस संकट से निपटने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में मात्र 15% वर्षा जल का ही उपयोग होता है और शेष जल बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है। इस मामले में इजराइल जैसे देश ने एक अनोखा उदाहरण पेश किया, जहां वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। वहां जल की एक बूंद भी खराब नहीं हो जाती है। अति विकसित जल प्रबंधन तकनीक के कारण वहां जल की कमी नहीं होती है। जल संकट से निपटने के लिए हमें भी अपने देश में ऐसा ही उदाहरण पेश करना होगा। वर्षा के जल को जितना हम जमीन के अंदर जाने देंगे, उतना ही हम जल संकट को दूर रखेंगे। इस विधि से मिट्टी का कटाव भी रुकेगा और हमारे देश को सूखे और अकाल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। एक आंकड़ों के अनुसार यदि हम देश के जमीनी क्षेत्रफल में से सिर्फ 5% क्षेत्र में होने वाली वर्षा के जल का संग्रहण कर सकें तो 100 करोड़ लोगों को 100 लीटर पानी प्रतिदिन मिल सकता है। आज हालात यह है कि वर्षा का 85% जल बरसाती नदियों के माध्यम से समुद्र में बेकार बह जाता है। फलस्वरूप निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। यदि इस जल को जमीन के भीतर पहुंचा दिया जाए तो और इससे एक और बाढ़ की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ भूजल स्तर भी बढ़ेगा। जनसंख्या में हुई तेज वृद्धि से हमारे देश में जल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सतही एवं भूमिगत दोनों ही स्रोतों से जल का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन भूमिगत जल पर हमारी निर्भरता कुछ अधिक ही है। भूमिगत जल की अत्यधिक निकासी से इसका जल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। गौरतलब है कि दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग जल से भरा हुआ है, लेकिन पीने लायक मीठा जल सिर्फ 3% है और शेष खारा जल है। और इसमें से भी हम सिर्फ 1% मीठे जल का ही उपयोग, 1% से भी कम धरती पर उपलब्ध संपूर्ण जल चक्र में चक्कर लगाता रहता है, कुछ बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि औद्योगिकरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण जहां जल प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहीं जल चक्र भी बिगड़ता जा रहा है। आप लोग बुंदेलखंड में चले जाइए, बघेलखंड में चले जाइए, पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं, गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हालांकि विश्व में उपलब्ध कुल जल की मात्रा आज भी उतनी ही है जितनी कि 2000 साल पहले थी। अंतर है कि वो बस इतना है कि उस समय पृथ्वी की जनसंख्या आज की तुलना में सिर्फ 3% ही थी। हमारे देश में समस्त उपलब्ध जल के 90% हिस्से का उपयोग कृषि उत्पादन में किया जाता है और जिसमें खाद्यान्न उत्पादन का अनुपात 35% है। यदि कृषि उत्पादन में समुचित जल निकासी और जल उपयोग के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो 20% तक जल की बचत हो सकती है। इसी प्रकार दुनिया का लगभग 22% जल उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यदि औद्योगिक क्षेत्र पानी की बचत करना शुरू कर दें और पानी का दोबारा उपयोग सुनिश्चित करें तो इस संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। और हम स्वयं भी अपने मकान की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके मकान के नीचे भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर टैंक में जमा कर सकते हैं। प्रत्येक बारिश के मौसम में 100 वर्ग मीटर आकार की छत पर 65,000 लीटर वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है, जिससे 4 सदस्यों वाले एक परिवार के पेयजल और घरेलू जल आवश्यकताएं 160 दिनों तक पूरी हो सकती हैं। भारत जैसे देश में जहां पानी का प्रमुख स्रोत बरसात ही है, वहां फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या पानी को जमा करना बेहतर उपाय है। ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। जब आप लोग जल संरक्षण पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो वहां इसका उपयोग कर लीजिएगा। और आप सोचिए, लेकिन इस तरह की कौन करता है उपाय? कौन पानी को सहेजने की कोशिश करता है? आपको दिखता है कोई? अगर दिखता हो तो बताइए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो दैनिक जागरण है, इसके संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है।
एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है, आपके एग्जाम के लेवल का ही लिखा जाता है, जो आपके एग्जाम की मांग रहती है। कुदरत के कोप का असर। तो आप देखेंगे कि कुदरत के जब तब दिखते विध्वंसक रूप के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। और आप देखिए, बाढ़ बारिश पहले भी होती थी, लेकिन तब तबाही का ऐसा मंजर नहीं था। हमने ये क्यों नहीं सोचा कि जिससे हमारा अस्तित्व है और जिसके कारण हम पृथ्वी पर जीवन की सारी गतिविधियां कर पाते हैं, उसकी भी तो अपनी कुछ आवश्यकताएं होंगी। बस इसकी इसी अनदेखी, लापरवाही, चूक या स्वार्थ का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। प्रकृति हमें सिर्फ देती है, लेती कुछ नहीं है, और उसके मौन का हमने इतना अनुचित लाभ उठाया और उठाते चले जा रहे हैं कि उचित अनुचित का ध्यान ही नहीं रहा। हमने कभी चिंता नहीं की कि पहाड़, नदी, नाले, जल, जंगल, धरती, आसमान की भी तो जरूरतें होगी। हमने ही मजबूर किया तो रुष्ट प्रकृति कुपित होकर स्वयं अपना उपचार कर रही है। यह क्रिया सतत चल रही है। आप लोग देखिए, मैंने भोपाल में देखा है, एक दिन बरसात हुई, पहले दिन बहुत तेज बारिश नहीं हुई, नॉर्मल हुई, नालियां ऊपर से जा रही थी, घरों में पानी भर गया। आप सोचिए, ये हाल है। आप देखते हैं, हम लोगों ने पक्की सड़कें बना दी, पानी के लिए जाने के लिए कहीं व्यवस्था ही नहीं की है। तो ये और आप देखिए, सफाई नहीं होती है नालियों की टाइम से। बाद में आप देखते हैं शिकायतों का दौर शुरू होता है, फिर आते हैं सफाई कर्मी करना शुरू करते हैं। मानव ने सभ्यता और कथित विकास का मुखौटा क्यों ओढ़ा? अपनी प्रगति की इकाइयां तय की, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया, और विकास का छलावा देखकर धरती, नदियां, जंगल, पहाड़ से लेकर आसमान तक के विरूपण का हथकंडा क्या अपनाया? प्रकृति अपना संतुलन खो बैठी। हम भूल बैठे कि जिस तरह हम रोज श्रृंगार करते हैं, तारों तारों तजा ताजा रहने के लिए अनेक गतिविधियां करते हैं, प्रकृति की भी वही जरूरतें हैं। पहाड़, जंगल, नदियां इसके आभूषण है। और मानव सभ्यता या विकास के नित नए सोपान चढ़ते हुए हम कैसे भूलते चले गए कि पहाड़, नदियां, जंगल और स्वच्छ आसमान ही हमारे जीवन के संरक्षक हैं, और इन्हें ही हम समाप्त करने पर तुल गए हैं। भला हो कुदरत क्यों ना कुपित हो, और इसी अनदेखी या फिर जानती की कीमत आज समूची मानवता किसी न किसी रूप में चुका रही है। हमारी बड़ी भूल है कि जिसे हम प्रकृति का विद्रोप समझते हैं, वास्तव में वह उसका तांडव और कीर्तन है। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड के दोनों मंडलों में काफी कुछ नया हुआ, और विकास के नाम पर कुमाऊं और गढ़वाल के शहरी और निरा पहाड़ी अंचलों में काफी कुछ निर्माण कार्य हुआ है। चौड़ी सड़कों के लिए कटते जंगल, पहाड़ से बिगड़ते संतुलन को लेकर काफी आवाजें उठी। पर्यटन विकास के नाम पर शुरू की गई ढेरों जल और थल परियोजनाओं का असर भी देखने लगा है। समूचे उत्तराखंड में भूमि, पहाड़, नदी, जंगल का तासीर पर ढेर रफ्तों और शोधों के बावजूद सरकारी उदासी और अनदेखी से ये यूं लगता है कि इतना कुछ देखने, भोगने और जानने के बाद भी सरकारों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अब आप देखिए, देश में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ के समय बड़ी त्राही त्राही होती है। शासन, प्रशासन, सरकार सब जागते हैं, नेता जागते हैं, और जैसे ही बाढ़ का, मानसून का टाइम खत्म होता है, हम भूल जाते हैं, फिर अगले समय का इंतजार करने लगते हैं। कोई स्थायी समाधान हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में बसा वायनाड कर्नाटक तमिलनाडु पर की सीमा पर है। चाय बागानों वाले इस बेहद लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र में लगातार बारिश से इसी जुलाई में दलदल कीचड़ से नरम हुई मिट्टी इतनी कमजोर हुई कि अपना ही भार नहीं संभाल पाई, और नतीजा जबरदस्त भूस्खलन के रूप में सामने आया। वहां भी पर्यटन की आड़ में व्यवसायीकरण हुआ। बड़ी संख्या में होटल और दूसरे अथाह निर्माण हुए। इसी के चलते प्राकृतिक आपदा जुलाई 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की लोकसभा में दी जानकारी के अनुसार पिछले सात वर्षों में केरल में देश के सबसे ज्यादा भूस्खलन हुए। 2015 से 2022 के बीच कुल 3,782 भूस्खलनों में से 2,239 यानी लगभग 59.2% अकेले केरल में हुए। इस अगस्त की बारिश का देश में की कई जगह कीर्तिमान भी बना। और अब अगर आप देखें, अब भी हर दिन मौसम की चेतावनी डराती है। अब की बारिश ने कितना और कैसा कहर ढाया, सबने देखा। अनेक शहरों में घरों, दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों तक में पानी भर गया। जगह जगह पर नाव भी चलानी पड़ी। छोटी छोटी नदियां, नाले जबरदस्त उफन गए। कितने लोग जिंदा बहे, और बचाव दल भी कैसी मुसीबतों में उलझा, यह भी देखा। इतना ही नहीं, भारी भरकम बड़े बड़े ट्रक, बस जैसे वाहनों तक बहने लगे। देश में उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कोई भी इलाका
बारिश की मार से नहीं बच सका। और विविधतापूर्वक पर्यावरणीय क्षेत्र वाला भारत, जहां ठंडे गर्म स्थान, वहां एक बार कुछ अलग सोच भले बने, लेकिन विश्व के कई ठंडे क्षेत्रों की बदली स्थितियां रोंगटे कर देती है। लासेंट पब्लिक हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित एक शोध चिंताजनक है। शोधकर्ता चिंतित हैं कि अगर वैश्विक तपिश की गति 3-4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई तो मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना होगा। सदी के अंत तक अकेले यूरोप में मृत्यु दर 3 गुना बढ़ जाएगी। यूरोप विश्व में मानवीय बस्तियों का सबसे ठंडा क्षेत्र है। बीते वर्ष यहाँ गर्मी से 47,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जबकि अमूमन यहाँ ठंडे से ज्यादा मौतें होती हैं और यह जलवायु परिवर्तन के कारण आई नई आफत है। नवंबर 2023 में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनेक शोधों में सामने आया कि अगर वर्तमान नीतियों पर ही चलते रहे तो सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 3 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित किया जा सकेगा, यानी संभावना इससे ज्यादा की है। यह बेहद चिंताजनक है। वर्ष 2100 के बाद तापमान में और वृद्धि की संभावना है, और जिस कार्बन उत्सर्जन के शुद्ध शून्य तक पहुंचाने के दावे किए गए, वह इन परिस्थितियों से दूर दूर तक संभव नहीं दिखता है। कितनी भी उम्मीदें लगा लें, पर पेरिस जलवायु समझौते के लिए निर्णय यानी महज 1 डिग्री तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना मात्र 14% दिख रही है। वैसे भी 2023 में वैज्ञानिक जानकारियों में विश्व का अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। सुकून इतना है कि बीते 2 दशकों में हमने अपने को गर्मी से बचाने के कृत्रिम तरीके अपनाए, वरना मौतों की संख्या 80% ज्यादा हो सकती थी। जलवायु परिवर्तन से मानसून का पैटर्न बदला है। इसी का नतीजा है कि हम कम अवधि में एकाएक तेज और एक जगह भारी बारिश होने लगी है, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हालांकि बरसाती बारिश के आंकड़ों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वर्षा जल के विवरण की असमानता से ही तेज और एक ही जगह जब जबरदस्त बारिश जैसी परिस्थितियां बनी, इसका मुख्य कारण समुद्र गर्म होना है। और गर्म गहरे बादलों की प्रणालियों में बादल ज्यादा पानी लेकर चलते हैं, और जहां थोड़ी प्रतिकूलता मिलती है वहीं बरसने लगते हैं। इस वायुमंडलीय अस्थिरता के लिए अनेक मानवीय कारण जिम्मेदार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम अस्थिर होने लगा है, बादल फटने की स्थितियां बनती हैं जो संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। इस पर्यावरणीय असंतुलन पर अब हमें चेतने की जरूरत है। प्रकृति से निर्दयता और जल और जंगल और जमीन का बेहतरीन दोहन ठीक नहीं है। पहले ही हम विकास के नाम पर बेहतर प्रदूषण पैदा कर चुके हैं। क्या हम फिर किसी प्रलय को नियंत्रण तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और आप देखिए, जब प्रकृति हमसे बदला लेती है तो हम लोग खून के आंसू रोने लगते हैं, हम लोग हाहा करने लगते हैं, और हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कोई बात नहीं समझते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।